हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। मैं हूं शेष मणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दी गई है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वाटर soluble फूड पार्टिकल्स विथ सम एंजाइमेटिक रिएक्शन सो दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट वेरी इजली। अर्थात भोजन के पाचन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े और जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़कर उन्हें जल में घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स शामिल होते हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर इसको आसानी से अवशोषित कर पाता है। अब हम ये जानते हैं कि डाइजेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारा शरीर कुछ भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें डायरेक्टली भोजन से नहीं मिल सकती है, अर्थात हम पोषक तत्वों को डायरेक्टली भोजन से नहीं ले सकते हैं। इसके लिए पाचन की आवश्यकता होती है और डाइजेशन के थ्रू भोजन का पाचन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद वो ब्लड में मिलता है और ब्लड से हमें एनर्जी मिलती है। अब हम ये जान लेते हैं कि डाइजेशन के बारे में कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो डाइजेशन इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, अर्थात इसमें दो प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। फिजिको मतलब फिजिकल प्रोसेस जिसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और केमिकल प्रोसेस मतलब इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं जिन्हें हम केमिकल कहते हैं, और वो विभिन्न भागों से पाचक रस या एंजाइम्स के रूप में हमारे भोजन के साथ मिलकर एंजाइमेटिक रिएक्शन दिखाती हैं, जिससे भोजन का पूर्ण पाचन होता है और उनका फिर अवशोषण होता है। आगे हम ये जानते हैं कि डाइजेशन किन किन चीज़ों का होता है। हमारे शरीर में डाइजेशन हमेशा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है, क्योंकि ये जटिल अणु होते हैं, जबकि विटामिन्स, जल और मिनरल्स का पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहले से इतने छोटे अणुओं में होते हैं कि इन्हें और तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है और हमारा शरीर इन्हें सीधे अवशोषित कर लेता है। अब हम ये जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। तो पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख्य रूप से दो चरणों में संपन्न होती है। एक आहार नाल, दूसरा हमारे एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम आहार नाल से शुरू करते हैं। आहार नाल जो कि हमारे मुंह से शुरू होती है और हमारे गुदा द्वार यानी कि एनस तक रहती है। यह लंबाई में 32 मीटर यानी 9 फीट की लंबाई के बराबर होती है। और इसके हम आगे के भाग जान लेते हैं कि हमारे आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले मुख गुहा, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। मुख गुहा के द्वारा भोजन को चबाकर स्टमक में पहुंचाया जाता है और यह है हमारे ट्रैकिया यानी कि श्वसन, निचले श्वसन तंत्र से और हमारे हृदय के पीछे से और होते हुए ये हमारे थोरेसिक डायफ्राम की ओर जाता है। फिर मुख गुहा, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, यह हमारे ग्रसनी अर्थात फेरिंग्स से जुड़ी तथा अमाशय में खुलने वाली नली होती है और इसी नली के द्वारा भोजन अमाशय तक पहुंचाया जाता है। और अमाशय तक भोजन पहुंचने में हमारे मुख द्वारा पाए जाने वाले कुछ लार में जो एंजाइम्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि हमारे मुंह में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुंह में मुख्य रूप से 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स और तीसरी सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मुख्य रूप से जो रोल होता है इसमें पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स का डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे शरीर में हमारे मुंह द्वारा करीब 1.5 लीटर लार का उत्पादन प्रतिदिन होता है, जो कि हमारे दैनिक क्रियाओं के कार्य करने पर सबसे ज़्यादा होता है। सो जाने पर हमारे लार ग्रंथियों का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो आगे हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में भोजन को पचाने के बाद हमारा भोजन जो है तो स्टमक में जाता है। तो मुंह से पचाए गए भोजन को जैसे स्टमक में पहुंचता है तो भोजन के इस रूप को हम बोलस कहते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे लार में मुख्य रूप से 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हम लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस कहते हैं।
लाइसोजाइम को देखते हैं। सबसे पहले लाइसोजाइम का मुख्य रूप से कार्य होता है कि अगर मुंह में किसी प्रकार के कोई बैक्टीरिया या जीवाणु पहुंच गए हैं भोज्य पदार्थों के साथ, ये तो जीवाणुनाशक अर्थात बैक्टीरिसाइडल एक्शन देता है, वहीं पर बैक्टीरिया को ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा टाइलिन और डायस्टेज अगर भोज्य पदार्थ में हमारे किसी भी तरह का स्टार्च या मंड है तो उनका पाचन करते हैं। और इसके बाद म्यूकस का काम होता है कि भोजन को लसलसा या चिपचिपा बना देना, ताकि ये ईसोफेगस के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक तक निगलने में आसानी हो और किसी भी तरह के कोई इरिटेशन ना हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं जब भोजन पहुंचता है हमारा स्टमक की ओर। स्टमक में भोजन करीब 4 घंटे रहता है और जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंच जाता है, भोजन की इस रूप को बोलस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारे स्टमक अर्थात अमाशय की संरचना के बारे में। हमारे स्टमक में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं इसके, जिसे कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कार्डियक भाग के बारे में। स्टमक का कार्डियक पार्ट सबसे ऊपरी भाग होता है और यह हृदय यानी हार्ट के बहुत करीब होता है, इसी वजह से इसे कार्डियक पार्ट भी कहते हैं। और इस भाग में भोजन जैसे ही पहुंचता है, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि हाईली एसिडिक होता है और इसका पीएच लगभग 2 के बराबर होता है। ये एसिड भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और इसके साथ ही यह भी बैक्टीरियासाइडल एक्शन देता है। जो लाइसोजाइम द्वारा बैक्टीरिया नष्ट नहीं हो पाते हैं, वो अमाशय में एक बार पुनः उनको नष्ट किया जाता है और HCl इसके साथ उन्हें और बारीक छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद हम बात करते हैं फंडिक भाग की। फंडिक इसका मध्य भाग होता है। फंडिक में कुछ कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रूजी कहते हैं और ये हमारे भोजन को रोक कर रखती हैं। ये कांटेनुमा संरचनाएं कई बार हमारे पेट में चुभती हैं, ख़ास तौर पर जब हम काफ़ी समय तक खाली पेट हों या भूखे हों। तो इसीलिए कई लोगों को ज़्यादा तेज़ भूख लगने पर पेट में दर्द भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे निचले भाग यानी पाइलोरिक की। तो अमाशय के इस भाग से 2 प्रकार के हार्मोन्स, 2 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। रेनिन दूध से दही बनाने में मदद करता है जिसमें कि कैसीन प्रोटीन होती है, और मुख्य रूप से कार्य जो होता है पेप्सिन का होता है। तो जब क्योंकि रेनिन ज़्यादातर सिक्रीशन छोटे बच्चों में होता है, जो लोग छोटे बच्चे ज़्यादातर दूध पीते हैं तो उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन एडल्ट्स में पेप्सिन का मुख्य रूप से कार्य होता है। पेप्सिन हमारे भोज्य पदार्थों में जो भी प्रोटीन होती हैं उनको पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टमक में जो हमारे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो हमारे भोजन पर बहुत निर्भर करता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा HCl निकलता है जिसकी वजह से पेट फूलना, गैस बनना और हमारे जलन होना, इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा HCl सिक्रीट होने की वजह से होते हैं, तो जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि स्टमक में भोजन पचने के बाद हमारे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर निकलता है। भोजन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर निकलता है तो भोजन की इस रूप को यहाँ पर काइम कहते हैं, जबकि स्टमक में जब पहुँचता है तब उसे क्या कहते हैं, बोलस। अब यहाँ पर भोजन पहुँचा तो इसे काइम कहते हैं। भोजन जैसे ही छोटी आंत में पहुँचता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज अपने कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है और पैनक्रियाज में जो निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं उन्हें पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम ये आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज़ करता है। पैनक्रियाज मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम्स रिलीज़ करता है। इन्हें याद करने का सबसे सही तरीका है टाल, TAL, T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज और L फॉर लाइपेज। तो एक एक करके हम ये जानते हैं कि पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स के क्या कार्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारे जो पेप्टोन प्रोटीन का जो पेप्टोन फॉर्म होता है उसको पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद एमाइलेज। एमाइलेज हमारे खाद्य पदार्थ में जो भी हम खाते हैं, अगर उसमें स्टार्च और मंड है तो उसका डाइजेशन करता है। और लाइपेज हमारे फैट का डाइजेशन करता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन यहाँ पर दोबारा होता है। हमारे HCl द्वारा जो निकला अमाशय द्वारा निकले हुए पेप्सिन से प्रोटीन को पेप्टोन में बदला गया, लेकिन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो यहाँ पर हमारे पैनक्रियाज द्वारा निकलने वाले एंजाइम्स ट्रिप्सिन द्वारा इसे पेप्टोन से पेप्टाइड में बदला जाता है। इसी प्रकार से लाइपेज
जो है तो फैट का डाइजेशन करता है, तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का भी यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। इस प्रकार से तीनों का डाइजेशन होने की वजह से इसे पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें पूरी तरह से पाचन हो जाता है। अब ये देखते हैं कि छोटी आंत में पाचन के लिए कुछ कंडीशन होती है। छोटी आंत में पाचन तभी शुरू हो सकता है जब वहाँ का माध्यम क्षारीय हो और HCl इतना हाईली एसिडिक होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है हमारे लीवर का। भोजन में छोटी आंत में पचने के लिए हमारे लीवर से बाइल का सिक्रीशन होता है। बाइल हमारे माध्यम को क्षारीय बनाता है और ये बाइल हमारे स्टोर होता है गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय सिर्फ स्टोर करने का कार्य करता है, जबकि ये इसका फॉर्मेशन नहीं करता। फॉर्मेशन केवल हमारा लीवर ही करता है। और यहाँ पर बाइल के हमारे मिलने पर फैट के साथ इसे इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। बाइल इस प्रकार से एक एंजाइम तो नहीं है, फिर भी ये एंजाइम की तरह कार्य करता है। अब हम ये देखते हैं छोटी आंत के भाग में जो हार्मोन निकलते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से डाइजेशन किया जाता है। छोटी आंत से दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिन्हें हम कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन कहते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन का कार्य होता है कि ये हार्मोन हमारे छोटी आंत के गॉल ब्लैडर को सेंसिटाइज करता है, अर्थात उसको उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से बाइल का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। और सिक्रीटिन हमारे पैनक्रियाज को सेंसिटाइज करता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज अपने एंजाइम्स रिलीज करने लगता है, जो कि ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोबारा फिर से पाचन होता है। और इसके छोटी आंत के अगले भाग, जिसे हम डियोडिनम कहते हैं, यहाँ पर पाचन नहीं होता है। और यहाँ पर जो भी पैनक्रियाज द्वारा निकलने हुए एंजाइम्स हैं, उनको पूरी तरह से भोजन में मिक्स होने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। इसीलिए छोटी आंत आगे की ओर जेजुनम और इलियम में परिवर्तित होती है। इस प्रकार से छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसे हम डियोडिनम, जेजुनम और इलियम कहते हैं। तो जब भोजन इलियम में पहुंचता है तो इलियम से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, जिसे हम इरेप्सिन कहते हैं। और इरेप्सिन एक बार फिर से प्रोटीन का पाचन करता है, जिसमें पेप्टाइड फॉर्म को वो अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो एक बार दोबारा से हम देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ पर हुआ। प्रोटीन का पाचन स्टमक में जो पाइलोरिक भाग से निकला हुआ पेप्सिन था, उसने सबसे पहले प्रोटीन को पेप्टोन में बदला। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो था, उसमें ट्रिप्सिन ने उसको पेप्टोन से पेप्टाइड में बदला। और जो छोटी आंत के इलियम भाग से निकला हुआ इरेप्सिन है, वो एक बार फिर से पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल दिया। तो इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। इलियम से और भी निकलने वाले कुछ एंजाइम होते हैं, जो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और पेप्टाइडेज, जो कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और पेप्टाइड से अमीनो एसिड बनाने में मदद करते हैं। छोटी आंत के आखिरी भाग में यानी कि इलियम में कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। और ये विलाई हमारे एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होता है। यहाँ से बचा हुआ भोजन, जिसके में जल का अवशोषण होना है, वो बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत के आखिरी सिरे में एक संरचना होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ी होती है। अब बड़ी आंत में पूर्ण रूप से जल का अवशोषण होता है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि बड़ी आंत की पार्ट्स क्या हैं। बड़ी आंत का निचला भाग, जिसे हम सीकम कहते हैं, और इसके अलग टाइप्स हैं बड़ी आंत के, जो उसके संरचना के आधार पर हैं। सबसे पहला है असेंडिंग कॉलन, जो कि ऊपरी भाग होता है। दूसरा है ट्रांसवर्स कॉलम, जिसे हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज भाग कहते हैं। तीसरा है डिसेंडिंग कॉलम, जो कि डाउनवर्ड कॉलन होता है। और एक होता है सिग्माइड कॉलन, जो कि कॉलन का सिग्माइड फॉर्म में होता है। अब जल का पूर्ण अवशोषण होने के बाद बचा हुआ भोजन हमारे रेक्टम या कि मलाशय में जाके स्टोर हो जाता है। और इस रूप को मलाशय में जो आ जाता है, उसको काइल कहते हैं। अब ये काइल में हमारे लीवर से निकलने वाले बिलीरूबिन मिल जाता है और इसके रंग को पीला कर देता है, जिसे मल कहते हैं। और इसी मल को गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये पाचन की पूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे जुड़ी जानकारियाँ से आप पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।